बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सफल किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं के बारे में जानकारियां। ये वो किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत के बलबूते पर पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। अपने लिए तो उन्होंने नए रास्ते खोले ही हैं, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। ये किसान कृषि, पशुपालन और कृषि स्टार्टअप से संबंधित भी हो सकते हैं। और आज के ही ऐसे हमारे सफल किसान हैं जो कि किन्नू की खेती करते हैं और उनका नाम है राकेश सहरावत। जी हाँ, ये संबंध रखते हैं हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र से। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे NCUI से कैसे हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है, उनके लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और वो उद्यमी बन रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। गुरुग्राम यानी गुरु का गांव। कहते हैं कि ये क्षेत्र कौरवों और पांडवों के पास था, जिसे उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। वर्तमान में मिलेनियम सिटी कहलाए जाने वाला ये शहर राजधानी दिल्ली से सटा है, जो देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है। आज यहाँ के किसान खेती किसानी में भी नया इतिहास रच रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं माकड़ोला गांव के राकेश सहरावत, जो किन्नू की जैविक खेती कर सफलता के नए आयामों को छू रहे हैं। कैसे? तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे सफल किसान राकेश सहरावत के पास और उनकी ये कहानी जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा परिवार सामूहिक रूप से जो है खेती का कार्य कर रहे हैं और जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का खेती में इस्तेमाल होने से मनुष्य जीवन पे जो है उसके दुष्प्रभाव होने लगे हैं। उसके पश्चात करीब 20 साल पहले से हमारे परिवार ने जैविक खेती की तरफ और प्राकृतिक खेती की तरफ रुख किया और अब हम 40 एकड़ में प्राकृतिक खेती जो है हम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो जीवामृत का बनाना या जो लाभदायक जो फंगस है उसको मल्टीप्लाई करके उसका इस्तेमाल करना और हरी खाद लगाना खेत में और जो है देसी खाद डाल करके और उसमें जीवाणुओं की और कार्बनिक पदार्थ की जो है वृद्धि खेत में होती है, तो उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है और पड़ती है तो उसमें भी जो हम जैविक का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है जो हमारा उत्पाद है वो पूरा अच्छा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है और लोगों को तो उसका फ़ायदा होता ही होता है। इसके अलावा जो मेरा परिवार भी पूरा स्वस्थ रहता है और अच्छा उसको खाना मिलता है। अच्छी बात ये है कि राकेश अपने 40 एकड़ के पैतृक खेतों में अकेले किन्नू की खेती नहीं बल्कि सह फसली कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सह फसली से सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक फसल में इस्तेमाल की गई जमीन से बची हुई जगह का सही इस्तेमाल हो जाता है। इस खाली पड़ी जमीन पर किसान केवीके यानी किसान विकास केंद्र से सलाह लेकर फसल लगा सकता है। खाली पड़ी जमीन से फसल तो मिलती ही है, साथ ही किसान को आमदनी भी अच्छी हो जाती है। यानी एक पंथ दो काज। राकेश सहरावत की कामयाबी के पीछे कई वजह हैं। उनमें से एक ये है कि वो किन्नू की जैविक खेती करते हैं, साथ ही साथ वो सह फसली को भी अपना रहे हैं। इससे उन्हें काफ़ी लाभ भी प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं किस पद्धति से वो खेती कर रहे हैं और कैसे उन्हें इसमें आमदनी प्राप्त हो रही है।
राकेश अपने खेतों में सीजन के हिसाब से फसल बुआई करते हैं। किन्नू के साथ आम और चीकू जैसे फलों की खेती करने के साथ वो सब्जियों की सह फसली भी करते हैं। साथ ही धान, मूंग और गेहूं जैसी फसल अपनाकर मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, यानी सह फसली करते हैं। उनकी इस खेती की तकनीक जानने के लिए एक बार फिर ले चलते हैं आपको राकेश के पास। जो हमारा 40 एकड़ का जो है पैतृक ज़मीन है यहाँ पे गांव में, और उसके ऊपर हमने अलग अलग जो है बागवानी भी की हुई है, जिसमें आम की खेती है, चिक्कू भी है और किन्नू की है। और उसी के अंदर भी जो हम सब्जियों की मल्टी क्रॉपिंग करते हैं उसी के अंदर लग जाती है। उसके अलावा 20 एकड़ में जो है हम धान की रोपाई करते हैं, और उसमें फिर मूंग की खेती ली जाती है हरी खाद के लिए, और उसके पश्चात जो है गेहूं की भी जो फसल उसमें हम लेते हैं। और इसमें जो किन्नू है वो जूस के पर्पज़ के लिए सितंबर में आना शुरू हो जाता है। सितंबर से दिसंबर तक वो जूस के पर्पज़ से बिकता है, और हमारी मार्केट जो है यहीं पे फार्म से ही हमारा जो उत्पाद है उसकी बिक्री हो जाती है, फल की और सब्जियों की। और दिसंबर के बाद वो अच्छा रस और पकने के बाद उस कलर आ जाता है, तो वो उसको डायरेक्ट खाने के पर्पज़ से अब फरवरी तक जो है बिकता है। और उसके पश्चात मार्च से लेकर के जून तक हमारा जो चिक्कू चलता है, चिक्कू की और सब्जियों की पैदावार होती है। उस टाइम पे मल्टी क्रॉपिंग है काफ़ी सब्जियों की, घिया, तोरी, करेला, जुकीनी वगैरह। और जून के बाद जो है आम का जो खेती फसल आनी शुरू हो जाती है, और हमारा आम फिर अगस्त एंड तक आम चलता है। और इसके बीच में ही गेहूं की भी फसल आ जाती है अप्रैल मई में, और अक्टूबर के अंदर हमारी जो है धान की जो पैदावार हमें मिल जाती है। और इसमें धान में विशेष करके ये ध्यान रखना पड़ता है, या तो गेहूं की फसल के बाद मूंग की जो हरी खाद लगाएं, या ढैंचा बखेर करके उसको ढैंचा की जुताई खेत में करके पानी दें, जिससे कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र किसी को नहीं डालने पड़ते हैं। और कुछ उसमें थोड़ा भी फार्म यार्ड जितना उपलब्ध है वो बराबर मात्रा में डाल के और घनामृत बना लें या जीवामृत बना लें, उसको जो है उस पर डाल दें, तो 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ जो फार्म यार्ड है वो ही काफ़ी रहती है, और आपको बहुत अच्छी जैविक खेती कहते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे आज के हमारे सफल किसान यानी राकेश सहरावत को कैसे सरकार से लाभ मिल रहा है, सरकार की योजनाओं का वो फायदा उठा रहे हैं, जिसके बल पर उन्होंने अपनी कामयाबी की दास्तान लिख डाली। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें सफल किसान। फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं जंगल के भीड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गूगल और सदावर की खेती होती है। किससे कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से संबंध रखने वाले, किन्नू की खेती करने वाले हमारे सफल किसान राकेश सहरावत से। राकेश सहरावत जी को जैविक खेती का काफ़ी अच्छा ज्ञान है और ख़ास तौर पर वो किन्नू की खेती में इस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कैसे उन्हें लाभ हो रहा है और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, आइए जानते हैं। जैविक खेती और सह फसली किसानों के लिए खूब फायदेमंद साबित हो रही है और इसका श्रेय सरकार को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन सब के लिए सरकार की ओर से अनुदान और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसका फायदा उठाकर कई किसान सफल किसान बनने की राह पर चल रहे हैं। हमारे सफल किसान राकेश सहरावत को किस तरह सरकार और किसान विज्ञान केंद्र से मदद मिली है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमें जो है सरकार की तरफ से KVK के जो है साइंटिस्ट हैं, वो फार्म की विजिट भी करते रहते हैं और समय समय पर जो हमें कोर्स भी कराते हैं और उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। किसी प्रकार की हमें जैविक खेती में ज़रूरत पड़ती है उनकी मदद की, तो वो फ़ोन पे भी हमें निदान उपलब्ध करा देते हैं या फार्म पे विजिट करके बता देते हैं। और सरकार की तरफ से योजनाएं जो चली हुई है उनका अच्छा लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। दरअसल सरकार का मकसद यही है कि किसानों की मेहनत सही जगह इस्तेमाल हो और इससे ज्यादा मुनाफा उन्हें मिल सके। इसलिए KVK यानी किसान विज्ञान केंद्र लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। जो जैविक खेती है उसकी शुरुआत में हो सकता है 2 से 3 साल में हल्की सी 10 से 15% की प्रोडक्शन कम मिले, लेकिन उसके समय हम लगातार जब जैविक खेती पे रहते हैं तो प्रोडक्शन जो है केमिकल फर्टिलाइज़र वाली ही खेती के बराबर हमें मिलती है, क्योंकि हमारी जो उर्वरता है ज़मीन की वो साल दर साल बढ़ती रहती है। और उस पहले जो है जिस टाइम केमिकल फार्मिंग थी तो खेतों से जो हमारे केंचुए जो प्राकृतिक थे वो ख़त्म हो गए थे, और जब से हमने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की है तो अब जो है भरपूर मात्रा पे जो केंचुए भी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो भी हमारे जो हम खाद डालते हैं देसी और जो हरी खाद लगाते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं खा करके, उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन हार्मोन वगैरह वो रिलीज करते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से ही भगवान ने हमें एक अच्छा किसान हितैषी जीव जो ज़मीन के अंदर दिया हुआ है, और वो तभी सुरक्षित रहता है और खेत में तभी रहता है जब हम जैविक खेती करते हैं। और जैविक खेती से कोई प्रोडक्शन नहीं घटता और आपका अच्छा ही प्रोडक्शन मिलता रहता है, बशर्ते हम हर साल उसमें हरी खाद और देसी खाद देते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। सरकार ने भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। वहीं सरकार ये भी चाहती है कि फसलों में कम से कम रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग हो, ताकि फसल भी अच्छी हो और इससे मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित हो। तो अभी आपने जाना कि कैसे राकेश सहरावत जी को कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ हो रहा है। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। यूँ तो किन्नू मुख्य रूप से पंजाब की फसल है, लेकिन अब लगभग पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। हमारे देश में आम और साथ ही केले के बाद सिट्रस फलों में किन्नू का नंबर आता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं जिसका इस्तेमाल करना काफ़ी लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं उसके बारे में।
सकते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे राष्ट्रीय सहकारी संघ से कैसे हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको कार्यक्रम में जानकारी देते हैं कि हमारे किसानों को राष्ट्रीय सहकारी संघ से कैसे फायदा हो रहा है। एनसीवाई न सिर्फ किसानों की किस्मत बदल रहा है बल्कि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI यानी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य देश में सहकारिता से जुड़े कामकाज को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1929 में अखिल भारतीय सहकारी संस्थान संघ के तौर पर हुई थी। बाद में 1961 में इसको इसका मौजूदा नाम मिला। इसका लक्ष्य सहकारी कामकाज से जुड़े लोगों को उनके प्रयासों में शिक्षित करना, उनका मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना है। साथ ही साथ देश में सहकारी क्षेत्र का निर्माण और इसका विस्तार करना भी इसके कामकाज का हिस्सा है। राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र द्वारा जो सेमिनार आयोजित किया है, मुझे उसमें सहकारिता से क्षेत्र में जो पूरी जानकारी प्रदान की गई है वो बहुत ही अविस्मरणीय है और मेरे लिए भविष्य में बहुत उपयोगी है। चूँकि मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सदस्य हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेरा विजन क्लियर हुआ कि मैं किस तरीके से अपनी एफपीसी कंपनी से बिजनेस उत्सर्जन कर सकता हूँ तथा जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के आइडियाज़ में कोऑपरेटिव फील्ड के थ्रू किस मेथड से जनरेट कर सकता हूँ, क्या इसका फंडिंग मैकेनिज्म रहता है, क्या इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है, तथा एक PACS से लेकर पूरे राष्ट्र के NSUI तक जो भी इसका संगठनात्मक ढांचा रहता है वो हमें क्लियरली ब्रीफ किया गया। उसके फंक्शंस, उसके रोल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसमें अथॉरिटीज़, प्लस हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ज्ञान ये भी दिया गया कि किस प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फंड के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन कौन सी एजेंसीज काम करती है, वो सभी हमें इस सेमिनार में बखूबी बताया गया। राष्ट्रीय सहकारी संघ कई स्तर पर काम करता है। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संघों से ये संबंध साधता है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में किसानों और युवाओं तक उचित जानकारी पहुंचाने के लिए समय समय पर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स का भी आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से।
ये हैं जिसका कि हम लोग अपने ट्रेनिंग के माध्यम से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और हमने बहुत सारे ट्रेनिंग डिज़ाइन किया है और इस साल हमने महिलाओं और युवकों के लिए स्पेशली 3 नए ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं और स्पेशली जो ये प्रोग्राम है जिसमें कि 11 देशों से 11 इस प्रांतों से जो 65 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और मोस्टली ये लोग 35 और उससे कम की एज के लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद या तो नौकरियों में आना चाहते हैं या कुछ अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो इन लोगों को हम चाहते हैं कि ऐसा कैपेसिटी इनकी बिल्डिंग की जाए, कोऑपरेटिव के बारे में इनको इतनी जानकारी दी जाए ताकि कोऑपरेटिव को लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन इनके दिमाग में आने लगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से युवाओं में नई चेतना और जागरूकता आएगी और वह सरकारी नौकरी ढूंढने की मानसिकता से धीरे धीरे निकलेंगे और यह देखने लगेंगे कि बिजनेस करना इतना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है और कम रिसोर्सेज के द्वारा भी कम कैपेसिटी के द्वारा भी आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं और स्वयं रोजगार ले सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को रोजगार मुहैया कराने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि NCUI काम कैसे करता है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद होता है। NCUI की एक जनरल बॉडी होती है जिसके पास संगठन को चलाने की पूरी ताकत होती है। ये बॉडी साल में एक बैठक करती है जहां संगठन के प्रोग्राम डिसाइड होते हैं। साथ ही साथ ये बॉडी 5 साल के लिए गवर्निंग काउंसिल का चुनाव करती है। ये गवर्निंग काउंसिल तिमाही स्तर पर बैठक करती है और NCUI के कामकाज का जायजा लेती है। ये कॉर्पोरेटिव जो NCUI में जो आई हूँ, इससे पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे कई चीज़ की जानकारी मिली, जैसे कि मुझे मतलब कि घर की औरतें या घर की महिलाएं हैं वो कैसे काम करना चाहती या अपना घर का उद्योग आगे तक बढ़ाना चाहती। तो जैसे यहाँ से मैं सीख के गई थी, मतलब बहुत कुछ मुझे बताया गया। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल भी मुझे आई, बट मैंने जो है 2-4 महिलाओं को इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने पापड़ का काम स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा अचार बनाना जो कुछ उन लोगों से बोला, तो मैं भी साथ में मिलके भी मैंने बनाया। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे करते करते पापड़, अचार और हमारा मुरब्बा, फिर उसके बाद में कुछ हैंड वर्किंग का भी काम, जैसे झोले बनाना और हैंड वाला पंखा, जैसे कि हाथ में पंखा बनाने के लिए काम होता है। तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके घर में बिजली कट हो जाती है तो उनको पंखे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कई चीज़ है जो हम लोग हैंड से बनाते खुद, और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे हमारे किसान अगर आज के समय के अनुसार खेती को करते हैं तो इसमें अच्छा लाभ ले सकते हैं। और ऐसे ही हमारे सफल किसान हैं राकेश सहरावत। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को देखकर आपको भी जरूर प्रेरणा मिली होगी। सफल किसान के नए अंक में सफलता की कुछ और गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।